हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। ओके, अब हम लास्ट पार्ट कंक्लूडिंग पार्ट पे हमारे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन में हम कंक्लूड करेंगे आज हमारा चैप्टर कि क्या हम पढ़ रहे थे, देखते एक बार फिर से। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा इस चैप्टर में आज सबसे पहले हमने शुरुआत की थी मेजरमेंट यूनिट्स के साथ कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिट क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, व्हाट आर द यूनिट्स, इसको कैसे स्टैंडर्डाइजेशन किया गया कि कैसे हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेजर की। जहाँ पे हमने देखा था फ्रांस में एक पर्टिकुलर म्यूजियम है, वहाँ पे आपको एक सब स्टैंडर्डाइजेशन, आपको एक मटेरियल देखने मिला था, हमने एक अलॉय देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज मेजरिंग डिवाइस थे एक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, मिनिमम टू मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने वर्नियर और स्क्रू गॉज की स्टडी की थी, जिसमें हमने देखा था कि वर्नियर का लीस्ट काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, जिसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। वर्नियर का लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्क्रू गॉज का था 0.001 दैट इज थर्ड डेसिमल तक सेंटीमीटर तक। ठीक है, मतलब ये था हमारा अभी तक का स्टडी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम। एक चीज़ बता दें कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज हमारे 2021 के सिलेबस से रिमूव हो चुका है। ठीक है, 20 एंड 21, ठीक है, उसके बाद शायद से फिर से इंक्लूड कर दे, डोंट नो अबाउट दैट, पर 2021 के अकॉर्डिंगली जो आईसीसी ने सिलेबस गाइडेंस दिया है उसमें हमने देखा कि स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर को निकाल दिया गया है। ठीक है, मतलब वो सिलेबस में नहीं है हमारे 2021 के लिए। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा टाइम पीरियड के बारे में स्टडी की। टाइम पीरियड में हमने सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दैट वाज पेंडुलम। पेंडुलम में जहाँ पे हमने दो डिफरेंट पेंडुलम देखे थे, एक सिंपल पेंडुलम, एक कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस जाना था, क्या था सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम के बीच में डिफरेंस क्या था। जो हमारा क्लॉक होता है, जो हमारे हाउस होल्ड में क्लॉक, हम जो इंडस्ट्रीज में डे टू डे लाइफ में क्लॉक यूज़ करते हैं, उसमें जो पेंडुलम लगा होता है दैट इज़ कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, हमने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस ये था कि सिंपल पेंडुलम सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के अराउंड में घूमता है, वेयरएज कंपाउंड पेंडुलम वर्टिकल एक्सिस एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मीन्स वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रोटेट कर सकता है और वर्टिकली भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कंपाउंड कंपाउंड पेंडुलम की। चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्मोलॉजी देखी थी, जिसमें सबसे पहला टर्मोलॉजी था ऑसिलेशन। आपको देखा होगा आपने क्या था ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या था, ऑसिलेशन क्या था, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम, यही ऑसिलेशन कहलाता था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्मोलॉजी पढ़ी थी दैट इज टाइम पीरियड। सेकंड हमने पढ़ा टाइम पीरियड। ओके, सेकंड हमने क्या पढ़े थे, टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड को हमने डिनोट किया था टी से, टी वॉज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। जो भी उसको लगेगा जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड एंड सो ऑन, अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइम में जितना एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए वक्त लगता है उसी को हमने कहा था दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। इसके बाद हमने पढ़ी थी थर्ड टर्मोलॉजी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड डिनोटेड बाय एफ। यूनिट है इसका हर्ट्ज, यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये चीज़ें क्लियर है ना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई थी। अब फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला देखा था दैट इज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कैसा रिलेशन था, दैट इज 1/t, और यू कैन से t इक्वल्स टू 1/f। ये था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन। ओके, इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्मोलॉजी पढ़ी थी, इसका नाम था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसको ध्यान देना। एम्पलीट्यूड एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं। और ये जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं ये आपका कंप्लीटली सेम रहेगा सभी इसमें। ठीक है, सभी चैप्टर में, सभी पर्टिकुलर जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन सेम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब चाहे आप वो बॉब के बारे में स्टडी करो या फिर आप वेव के बारे में पढ़ाई करो या फिर किसी भी चीज़ में, आप जब वेव्स की स्टडी करते हो, साउंड वेव्स जैसे हम पढ़ेंगे आगे जाके,
ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन में यही कहूँगा, क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, सॉरी एक पार्ट भूल गया इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, मेन पोजीशन या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन, इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। अगर हम पेंडुलम के बारे में बात करते हैं तो कैसा था, अगर हम ये बात करेंगे, ये है हमारा पेंडुलम, दिस इज रिजिड सरफेस, ये इस तरफ डिस्प्लेस करेगा और एक बार इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, मतलब ये मोशन क्या हो गया, ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया, मतलब ऑसिलेशन के बारे में बात करें तो इसका जो मीन, ये हो गया मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन हो गया, और दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो बॉब ट्रैवल कर रहा है ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसे हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये होता है, दिस इज मैक्सिमम पॉइंट ऑन द ईदर साइड, ये दोनों एम्पलीट्यूड कहलाते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके। एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता है, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बन जाता है मीटर, दैट इज एम, ठीक है, मीटर या फिर एम। चीज़ें क्लियर है? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट कल हमने एक एक्सपेरिमेंट देखिए ट्राई किया था, उसमें हमने पता चला, हमें एक रिलेशन बनाया था, रिलेशन क्या था वो, रिलेशन वॉज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। कैसे आया था प्रीवियस लेक्चर में देखोगे, ठीक है। ये रिलेशन हमने डेवलप किया था, इसके बाद इसी रिलेशन को लेकर हमने एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ ऑन टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, इसी को लेकर हमने ग्राफ बनाया था। यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला था जिसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड की थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी 4 पाई स्क्वायर अपॉन स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ये जो भी है ऊपर हमने बनाया था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का ग्राफ। चीज़ें क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग की स्टडी। फैक्टर्स में हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे। फर्स्ट और सेकंड फैक्टर पढ़ा था, दिस टाइम इज डायरेक्टली एक लेंथ, मतलब फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ये दिख रहा है आपको, ओके। और किस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड्स ऑन एंड डज नॉट डिपेंड कि में 2 और थे, दैट इज मास एंड मास ऑफ द मटेरियल और साथ में एम्पलीट्यूड। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसका जब हमने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला वॉज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब आज हमारी जो स्टडी रहेगी वो इस फॉर्मूले को लेके रहेगी, हम जो स्टडी करने वाले हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्नियर और स्क्रू गॉज हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है फॉर 2021 सेशन 2021। तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो वर्नियर और स्क्रू गॉज की न्यूमेरिकल्स है वो कट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वर्नियर और स्क्रू गॉज हो चुका है तो उससे न्यूमेरिकल भी कट हो गए। अब न्यूमेरिकल सेक्शन अगर हम मेजरमेंट में देखते हैं तो सिर्फ हमारे पास बच जाता है दैट इज टाइम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। मतलब सिंपल पेंडुलम के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सिंपल पेंडुलम के सिर्फ अब आपका मेजरमेंट में यही पार्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है उस तरीके से। मतलब हम गेस कर सकते हैं, ऐसी गेस कर सकते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल्स आएंगे मेजरमेंट चैप्टर से वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से आएंगे, इसी रीजन से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। चलो ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी फिर से फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। ये हमारा बेसिक पार्ट था जो हमने कल तक पढ़े हैं पेंडुलम को लेकर, एक बार इसलिए रिवाइज कर दिया बिकॉज ये अब इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारे लिए, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, इन विच एल इज द लेंथ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पाई की वजह से सबको पता है कांस्टेंट दैट इज 3.14, या फिर आप कंसीडर करते हो 22/7, एनी वन ऑफ देम,
ठीक है, ओके। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल सीखते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। ओके, सेकंड पेंडुलम बताना भूल गया आपको। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, एक चीज़ बच गई है कि सेकंड पेंडुलम, हमने सिंपल और कंपाउंड पढ़ा था। सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं? सेकंड पेंडुलम की स्टडी करते हैं। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक विच इज यूज्ड टू नोट टाइम इन अ हाउस is a second pendulum. It takes time 1 second in moving one extreme to the other extreme. So its time period is 2 seconds. Thus the pendulum with a time period of oscillation equal to 2 seconds is known as second pendulum. क्या मतलब क्या हुआ? जो ऑसिलेशन है एक टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए ऑसिलेशन टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ऐसे पेंडुलम जिसका ऑसिलेशन टाइम 2 सेकेंड्स उसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं। ये बन गया आपका पेंडुलम। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अगर मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, एक एक्सट्रीमेंट पे गया, फिर यहां से रिटर्न आएगा एक एक्सट्रीमेंट पे। ठीक है, ये क्या कह रहा है सॉरी, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक विच वी यूज टू नोट टाइम इन अ हाउस इन अ सेकेंड पेंडुलम, इट टेक्स 1 सेकेंड इन मूविंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम। मतलब इस पॉइंट से अगर हम बात करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करने के लिए इसे कितना वक्त लगेगा? 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमने कहा कि सर ऑसिलेशन टाइम 2 सेकेंड है। ऑसिलेशन कहता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब जहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है उसको पर्टिकुलर स्विंग होने की, जब वो उसी पॉइंट पे वापस आता है घूम के, उसी को कहते हैं वन ऑसिलेशन, है ना। तो अब देखो वन ऑसिलेशन हमने क्या कहा, जहाँ से सर जाता है वहीं पे आता है। अगर हमने कंसीडर के लिए ए पॉइंट से स्विंग कर रहा है हमारे पेंडुलम, ये एक बार स्विंग करेगा, इसमें कितना का टाइम कंज्यूम है? 1 सेकेंड। अब क्या करेगा, ये रिटर्न जाएगा ए पे, मतलब फ्रॉम बी टू ए, और फिर से लगेगा इसे 1 सेकेंड। हाँ है ना, समझ आया? फिर से लगेगा 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड फ्रॉम ए टू बी, दिस इज ए टू बी, और ये क्या हो गया, दिस इज बी टू ए। और हमने क्या कहा था, वन ऑसिलेशन कब होगा? जब whenever a pendulum starts swinging from its mean position and returning back to the same position is known as one oscillation। मतलब इस तरफ एक बार जाएगा, फिर वापस उस सेम पॉइंट पे आएगा ए पे। तो अब क्या कह सकते हैं हम? अब कह सकते हैं कि सर वन ऑसिलेशन हुआ है। पर हमने जब टाइम नोटिस किया तो ए टू बी जाने के लिए 1 सेकेंड लगा, फिर बी टू ए आने के लिए फिर से 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वन ऑसिलेशन के लिए इसे टाइम पीरियड कितना लगा? 2 सेकेंड। Such type of pendulums are known as second pendulum. Are known as second pendulum. समझ में आ गया सेकंड पेंडुलम क्या होता है? ठीक है, मतलब अगर किसी ने कहा कि आपके पास एक सेकंड पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड कितना है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो सर टाइम पीरियड उसका 2 सेकेंड्स है, बिकॉज ये तो पता है कि वन ऑसिलेशन के लिए सेकेंड पेंडुलम को कितना वक्त लगता है? 2 सेकेंड्स लगता है। हाफ ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा? 1 सेकेंड। लॉजिक यही कहती है, वन ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड मीन्स ए टू बी एंड बी टू ए वापस आने के लिए 2 सेकेंड लगेगा, ए टू बी सिर्फ आने के लिए 1 सेकेंड, मतलब ये हाफ ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड पेंडुलम वर्ड मिलेगा, तो हमें ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका वन ऑसिलेशन टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स एंड हाफ ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर। ओके, फर्स्ट देखते कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर जी इज 9.8। कैलकुलेट द लेंथ, लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, गिवन क्या हमें? सिर्फ गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट गिवन देखो क्या लिखा है, सेकेंड पेंडुलम। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अभी सेकेंड पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि किया होगा ये देखेंगे, और साथ में गिवन है जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड लेंथ, लेंथ हमें फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या कहता है? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी।
एक ही फॉर्मूला है हमारे पास पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, हाँ है ना। अगर मैं एल के टर्म्स में, मुझे लेंथ फाइंड करनी है, एल के टर्म्स में आपका फॉर्मूला होता है, ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, है ना। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई का स्क्वायर अंडर रूट एल अपॉन जी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल अपॉन जी, स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर के साथ, है ना। अब मुझे एल के टर्म्स में फॉर्मूला बना तो क्या हो जाएगा, जी यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, 4 पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा, है ना। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। टी कितना है सर, टी टाइम तो गिवन नहीं है, पर हमें एक चीज़ गिवन है, दैट इज सेकेंड पेंडुलम। हमें सेकेंड पेंडुलम गिवन है, और सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। सर अब भी हमने देखा था, अब भी आपने कहा सर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आ गया। क्या किया उन्होंने, टाइम पीरियड गिवन नहीं है, पर उन्होंने मेंशन किया कि हम सेकेंड पेंडुलम यूज़ कर रहे हैं, और सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड, तो ये 2 का स्क्वायर, जी कितना है 9.8, 4 पाई की वैल्यू हम 3.14 ले सकते हैं, 3.14 ले लिया हमने पाई की स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे you will get L equals to 0.994, that will be in meter, 0.994 मीटर। चीज़ें समझ में आ गई हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट ये था कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 2 से कैसे लिखा हमने, टाइम पीरियड 2 किया बिकॉज ये एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। चीज़ें समझ में आ गई, हाँ है ना। इजी है समझने के लिए, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। आप कहते हो कि सर न्यूमेरिकल्स बनते नहीं, समझते ही नहीं हो आप कॉपी करते हो न्यूमेरिकल्स कॉपी करोगे तो कैसे बनेगा जब, और हमारी प्रैक्टिस तभी बनेगी जब हम अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स तो कोई भी देख के सॉल्व कर ले, उसको समझने में बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसा लिखा हुआ है, अब आप कह रहे हो सर मुझे समझ गया, हाँ ऑफकोर्स समझेगा क्योंकि 2 पाई स्क्वायर सब लिखा हुआ है। जब आप खुद से इसको इम्प्लीमेंट करोगे, खुद से जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब, और फिर अगर सही बनता है तो तब आप कह सकते हो हाँ सर अब मुझे समझ में आया। बिकॉज फिजिक्स और साइंस इज ऑल अबाउट अप्लीकेशन, नॉट अबाउट लर्निंग। ये हिस्टोरिक्स नहीं है जो हम लर्न कर लेंगे, हिस्ट्री नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, सॉल्ट मार्च थी, इसे हम लर्न कर लेंगे तो ऐसा ही हुआ है ना। दिस इज साइंस। साइंस में क्या होता है, हम जब तक उसको अप्लाई नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे, तब तक आप इसमें अच्छे से माहिर नहीं हो सकते। चीज़ें क्लियर है। इसलिए जो हम कर धीरे धीरे जो देखो ये बहुत बेसिक है, आपके पास फॉर्मूला भी, आपके पास वैल्यूज भी, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर वाओ ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। पर समझने जैसे क्या बात है, यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें कहाँ की सेकंड पेंडुलम, टाइम नहीं तो हमें सोचना है। ये जो क्वेश्चन में सेकंड पेंडुलम गिवन है, इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हिंट लिंक्ड है विद आवर सॉल्यूशन। अब हमारा हमने फॉर्मूला लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जब हम न्यूमेरिकल्स अप्रोच करते हैं तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन से क्या हो जाता है, हमें एक चीज़ से पता हो जाता है कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। उसके बाद हमें टू फाइंड लिखना, हमें निकालना क्या है, मतलब अब मटेरियल तो आ गया पर हमें करना क्या उस मटेरियल का, ठीक है ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है वो लिख लो। अब आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। कैसे हो गई, गिवन आपके पास आ चुका है, टू फाइंड आपको पता है और फॉर्मूला पता है। अब हमें क्या करना है, हम चेक करना है कि जो गिवन है और जो हमारा फॉर्मूला है क्या इसी के अकॉर्डिंगली सभी क्वांटिटीज हमारे पास है। तो जैसे देख लेते हैं, टू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू यस गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करना है। ओके सर टी नहीं है। अब देखो एक इक्वेशन दो अननोन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब कहीं ना कहीं इसकी हिंट फिर से मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ना है सो दैट मुझे टी मिल जाएगा। गिवन में नहीं है फिर भी टी मिलेगा। कैसे, मैंने क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ क्लिक हो गई, अरे सेकंड पेंडुलम लिखा है, ये पे नॉर्मल पेंडुलम नहीं है, ना ही सिंपल ना ही कंपाउंड,
सेकंड पेंडुलम क्या है, फिर हम थोड़ा रिकलेक्ट करेंगे। जैसे सेकंड पेंडुलम में एक चीज़ सर ने बताई थी कि सेकंड पेंडुलम में 1 ऑसिलेशन का मतलब 2 सेकंड होता है, और टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड्स। मतलब देखो यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया, पर हमें पता चल गया सिंपल पेंडुलम में टाइम हमेशा 2 सेकेंड होता है। तो लो हमने सेकेंड पुट कर दिया। अब हमारी लॉजिक कंप्लीट डेवलप। अब हम कह सकते हैं कि जब हम खुद से ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, हाँ अब मुझे समझ में आ गया। और ये जो सिंपल कैलकुलेशन, ये मैथ्स, ये तो कोई भी कर सकता है। क्या करना है, 2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना, इसे डिवाइड करना है, ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ तक आपने ये चीज़ कैसे डेवलप की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना? ओके, अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसे हम फिर से लॉजिक डेवलप करते हैं, ठीक है? जितना आप लॉजिक डेवलप करोगे, खुद से सोचोगे, उतना आसान आपकी न्यूमेरिकल्स बनते जाएगी, ठीक है? तो सोचने का तरीका बदलो थोड़ा। अभी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ऐसा कॉपी नहीं करते ना कि बस लिखा है तो बस लिख रहे हैं, जैसा बोर्ड पे लिखा है लिख लो, अभी का तो लिख लो, बाद में सो, बाद का वक्त नहीं आता है, ठीक है? पढ़ना है तो अभी पढ़ना है। अभी जैसे हम सोच रहे कि क्लास ये क्लास के एंड होते होते आपको सब कुछ आ जाना चाहिए जो आज के डेट में हम पढ़ रहे हैं, इतना हम परफेक्ट होना चाहिए आज के क्लास में, ठीक है? अब सेकंड एग्जांपल में और दूसरी लॉजिक सीखते हैं। पहली लॉजिक में हमने सीख लिया सिंपल पेंडुलम। अब दूसरा सीखते हैं सर इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। चलो देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या होगा। कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कंपेयर करो। सर कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। कंपेयर में सर दो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू, पहले का है सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और दूसरा जी का है सर 4.36 का है सर। ओके सर 4.36। सर टू फाइंड क्या करना है, कंपेयर करना है। हमें किसे कंपेयर करना है ये देखते हैं। कंपेयर द टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड को कंपेयर करना है। तो G1 है तो हमने देखा था। अब फिर से आते हैं लॉजिक थ्योरेटिकल पार्ट। अब भी हमने स्टडी किया ऑन विच फैक्टर्स, टाइम पीरियड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। यही हमने अभी जस्ट पढ़ा था कुछ मिनट पहले। मतलब सर G1 के लिए मैं T1 निकालूंगा अलग से और G2 के लिए T2 निकलेगा, है ना? और कंपैरिजन मतलब सर कंपेयर कैसे करूंगा, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। जैसे आपके मार्क्स कंपेयर करते हो, यू गॉट 10 मार्क्स आउट ऑफ 50, दिस इज कंपैरिजन। मतलब क्या करता हो, डिवीजन करता हो। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना है T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या आती है। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। जैसे मैंने कहा कि आपकी टेस्ट हुई 20 मार्क्स की, उसको आपको मिला 5 मार्क्स, तो आपने क्या किया 5 मार्क्स को कंपेयर किया 20 के साथ। मतलब 5 मिले हैं मुझे 20 से, 10 मिले हैं मुझे 50 में। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन क्या होगा, T1 अपॉन T2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना? T1 अपॉन T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो ठीक है, ओके। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ G। याद आ रहा है, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ G। यही पढ़ा था हमने, है ना? तो अगर मैं ये दो कंडीशन के लिए इक्वेशन को मॉडिफाई कर दूँ तो कैसा बन जाएगा, T1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट G1। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। T2 बन जाएगा सर 1 अपॉन अंडर रूट G2 का स्क्वायर, सॉरी G2। ये हो गई सर कंपैरिजन। अब हमने क्या कहा, हमने कंपेयर करना है। सर T1 और T2 को तो कंपेयर करना है, तो डिवाइड कर देते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो कैसा बनेगा, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट G1 डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ G2। ये समझ में आ गई चीज़ें, है ना? अब डिवीजन तो सॉल्व नहीं होगा। इसे को अगर हम इस पार्ट को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, दिस विल बी इनवर्स। ये इनवर्स हो जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट स्टेप कैसी हो जाएगी मेरे, नेक्स्ट स्टेप विल बी T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रहेगा, हम इसे इन्वर्स कर रहे हैं, ठीक है? तो हो जाएगा 1 अपॉन G1 अंडर रूट इंटू अंडर रूट ऑफ G2 अपॉन 1, है ना? इसे हमने इन्वर्स कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, हमने साइन इन्वर्स कर दिया। साइन इन्वर्स करने की वजह से जो फ्रैक्शन था नेक्स्ट फ्रैक्शन वो इन्वर्स हो चुका है। तो देखो G2 ऊपर आ गया, G1 नीचे आ गया।
अब हम कैसे लिख सकते हैं इसे, T1 अपॉन T2 इक्वल टू G2 को ऊपर लिख देते G2 अंडर रूट अपॉन G1। क्या हमारे पास G2 और G1 की वैल्यू है? हाँ है सर, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। ओके, तो वैल्यू पुट कर दे T2, क्या मैं इसे सेम अंडर रूट दे सकता हूँ कुछ ऐसे, T2 कितना है 4.36 अपॉन G1 इज 9.8, है ना, चीज़ें क्लियर है? ओके, देखते हैं क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 4.9। आप देखो यहाँ से डबल दिख रहा है, 2 का डबल 4, 9 का डबल 8, मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 1.5 या फिर डबल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 ज़ा और ये बन जाएगा 1.5। देखो करते हैं 2.15 2.18 इंटू 1.5, 5 8 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 5 2 ज़ा 10, 8 1 2, ये 5, अरे नहीं ये तो 3 पॉइंट, अच्छा 2 टाइम्स करना था, 2 टाइम्स, ये तो 2 टाइम्स है। ठीक है, 2.18 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 ज़ा 2 3, 4.36, है ना, 2.18 का 4.36, हमने 4.9 गड़बड़ हो गई क्या, तो 4.36, अच्छा 4.36 को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट हम इसके साथ, ये क्या अच्छा ये मिटा देते हैं, 2 से हमने डिवाइड करें 2.18 अपॉन 4.9, तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू ये बन गया 2.18 अपॉन 4.9। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कुछ आएगा T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 1.5, 1 अपॉन 1.5, ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट। चीज़ें क्लियर है? ओके, 1 अपॉन 1.5 मतलब क्या होगा 2:3, ठीक है, 1 अपॉन 1.5 मतलब 2:3 आसपास, ये बन गया आपका सीधा इक्वेशन। मतलब T2 क्या है, T1 अगर हम इसको रिलेशन में लिखते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा T2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू T1। इसका मतलब क्या, T2 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ T1, ऐसे ही बनेगा, इट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ T1। समझ में आ गया? तो T2 क्या है, टाइम पीरियड एट 4.36 एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4.36 इज इक्वल टू द 1.5 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8। ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे हमने एक लॉजिक सीखी। क्या लॉजिक सीखा हमने? ये देखा कि यहाँ पे जब रिलेशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे तो कोई हमने फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं किया, सिर्फ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारे एक जो इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट वाज T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/G। इसे जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जैसे T इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ G। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन बन जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो अभी हमने इसमें और एक लॉजिक सीखी है। ये चीज़ें समझ में आ गया, कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, हाँ है ना? चलो ओके, थैंक यू।